नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और दिलचस्प मोड़ पर इसलिए खड़ी है क्योंकि सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर है। बिहार में इतना कुछ हो गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन बिहार को कल जिस प्रकार से 59,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई, उसमें 21,000 करोड़ रुपए पीरपैंती के पावर प्रोजेक्ट के हैं, जिसकी घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और उनकी उस घोषणा के कुछ ही महीनों के बाद उनकी सरकार रुखसत हो गई थी और नई सरकार सत्ता में आ गई थी। दूसरी बात, जब नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े थे, उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। अलग अलग योजनाओं में उसको मिक्स करके बिहार की जनता को बड़ी सावधानी से बीजेपी ने परोस दिया कि पैकेज दे दिया। इस बार भी न पैकेज की मांग मानी गई और न ही पैकेज के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग मानी गई। हाँ, बिहार से होकर पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाले और बंगाल की तरफ जाने के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात थी, उसे बहुत ही होशियारी के साथ, चालाकी के साथ बिहार के पैकेज जैसा बताकर पेश करने की कोशिश बजट में की गई कि 59,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए जा रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे के लिए, 21,000 करोड़ रुपए पीरपैंती के पावर प्लांट के लिए, गया के औद्योगिक कॉरिडोर के लिए और साथ साथ फ्लड मैनेजमेंट के नाम पर कुछ पैसा देने की बातें हुई। और ये सारी बातें पहले से स्वीकृत है, जिसे कि नए नए तरीके से बजट में एक साथ जोड़कर बोल दिया गया। तो क्या इसके बाद नीतीश कुमार अपने अगले रुख को लेकर आज संकेत देते हुए नजर आए हैं विधानसभा में? राष्ट्रीय जनता दल को आज ये कहते हुए नजर आए नीतीश कुमार कि जब हम लोग साथ थे तो जाति जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाया और यहां तक लाया। तो आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों आई? क्या नीतीश कुमार की राजनीति है और इस राजनीति के इर्द गिर्द बिहार कितने दिनों तक रिवॉल्व करेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले धन्यवाद। हमारे नमस्कार। दर्शकों को ये बताइए, पीरपैंती का पावर प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह के टाइम में मंजूर हुआ, उन्होंने घोषणा की थी। ठीक इसी तरह से एक्सप्रेसवे के लिए तो बकायदा तेजस्वी यादव, जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के साथ, उनकी और नितिन गडकरी की मुलाकात में ही उसे स्वीकृति मिल गई थी। गया औद्योगिक कॉरिडोर की स्वीकृति भी काफी पहले मिल गई थी। तो सवाल यह है कि बजट में ताली बजवाने के लिए जो काम निर्मला सीतारमण ने किया, क्या बिहार के लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं क्या? क्योंकि बंगाल समझ अगर रहे कोई हैं। रोड जाएगी तो बिहार होके जाएगी, पूर्वोत्तर को आप जोड़िएगा तो बिहार होके जोड़िएगा। ऐसा तो है नहीं कि आसमान में उड़ के जाएगा, और उसको बिहार का प्रोजेक्ट बता दिया गया। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज आज की जो जनता है जागरूक है। आज की जनता जो है इंफॉर्मेशन रिच है। तो ये देखिए, ये आप देखिए ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तो आपको याद होगा 8 अगस्त 2015 का आरा का वो रैली, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे थे कितना दे दूं, 65,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, जैसे वो बिहार के 13 करोड़ जनता का बोली लगा रहे हो। 13 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कितना बोली लगाऊं। आप भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रकार का बोली लगाना सही नहीं है। और आपने बोली लगाते हुए 1,25,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की। सवाल उठता है कि 1,25,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा, यानी 1,65,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, वो कहाँ गया, किस किस मद में खर्च हुआ? तो सवाल नीतीश कुमार और हम बीजेपी दोनों से है। जब आप विपक्ष में थे, जब सत्ता में नहीं थे, आपके बलबूते, वर्तमान की सरकार आपके बलबूते है। उस समय तो आप अपोजिशन में थे, केंद्र की सरकार अपने बलबूते थी ना। आप बिहार में एनडीए के हिस्सा थे, ना केंद्र में एनडीए के हिस्सा थे। फिर भी नरेंद्र मोदी के भाषा और उनके आश्वासन पे विश्वास करें अभिषेक जी, तो उन्होंने 1,25,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज दिया। और आज की स्थिति देखिए, आपने बिल्कुल सही नहीं, कहा। वो जो पैकेज पुरानी क्या था ऋषि जी? वो पैकेज क्या था मैं बता दूं। उसके बाद भी जब बिहार में विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि पैकेज के नाम पर बिहार को कहां मिला पैसा, तो देखिए उस वक्त अमित शाह जो गृह मंत्री थे 2020 में, जून 2020 में उनका बयान सुनिए।
₹1.25 लाख के पैकेज को उन्होंने कैसे गिना दिया जो मोदी जी ने 2015 में कहा था। नेशनल हाईवे पर ₹54,000 करोड़, नेशनल हाईवे पर दिया गया पैसा पैकेज होता है क्या? उसके बाद पेट्रोलियम गैस पर ₹21,000 करोड़, बिजली पर ₹16,000 करोड़, ग्रामीण सड़क पर ₹14,000 करोड़, रेल पर ₹9,000 करोड़, हवाई अड्डे पर ₹2700 करोड़, शिक्षा पर 1,000 करोड़, कौशल विकास पर 1,500 करोड़, स्वास्थ्य पर 600 करोड़, पर्यटन पर 600 करोड़, डिजिटल बिहार पर 450 करोड़ करके उसको ₹1.25 लाख जोड़ा दिया। मतलब सेंटर जो बिहार को 5 साल में दिया था 15 से 20 के बीच में, उन सबको जुड़वा दिया। बिहार की परियोजनाओं पर जो केंद्र ने खर्च किया था, पैकेज और परियोजनाओं पर खर्च में अंतर होता है। पैकेज का मतलब होता है कि एक मुश्त राशि राज्य को दी जाती है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से राज्य खर्च करे कि करना क्या है जी। और इस बार भी वही किया गया है, इस बार भी वही किया गया है। आप देखिए ना 59,000 करोड़ में आप देखेंगे तो 26,000 करोड़ जो है आपने हाईवे के लिए दिया है, और उसमें एक हाईवे एक्सप्रेसवे 16,000 समथिंग करोड़ जो है आपने बिजली परियोजना के लिए दिया है। और उसमें फिर पैथी वाला तो आपने बता ही दिया। दूसरा बाढ़ को लेकर है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए तो क्या सिर्फ ये जो धनराशि आपने दिया है बिहार में ही उपयोग होगा, या नेपाल से जो आने वाली जो समस्या है, नेपाल से आने वाली जो बाढ़ है उससे तो उत्तर प्रदेश भी है, तमाम पूर्वोत्तर जो ईस्टर्न पार्ट जो है हिंदुस्तान को प्रभावित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो पुराने जो स्कीम थे उसको ही इसमें डाल दिया गया है और दिखाया गया है कि हमने बिहार को भारी भरकम पैकेज दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए इस पे जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की। तो सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार और बीजेपी ये जानते थे कि राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने का काम क्यों किया? ये नीतीश कुमार भी जानते थे कि नीति आयोग का मापदंड क्या है। 2008 हिमाचल प्रदेश, लास्ट में मुझे याद है कि हिमाचल प्रदेश के को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, उसके बाद आज तक किसी राज्य को नहीं दिया गया। जब नीति आयोग का जो मापदंड है उस पर यदि बिहार फिट नहीं बैठती है, जैसा नीति आयोग का जो रूल रेगुलेशन है, तो फिर हमारे नेताओं ने जनता से क्यों प्रॉमिस किया? और मुझे तो याद है नरेंद्र मोदी। ऋषि जी, इसमें एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा। नीति आयोग के पैरामीटर को कोई संविधान ने तो तय किया नहीं। पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग है, वो सरकार तय करती है। और केंद्र सरकार एक बार में चाहे तो उस पैरामीटर को बदल सकती है। उसमें कौन सा क्लॉज है? वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में जो नीति आयोग का जो एक टर्म एंड कंडीशन है, ये तो नीतीश कुमार भी जानते थे, ये बीजेपी भी जानती थी। जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जब ये जानते थे, नीति आयोग में आपके मंत्री हैं, जीतनराम मांझी से लेकर चिराग पासवान, ललन सिंह भी है, तो क्या ये नहीं जानते थे कि इनको ये नहीं मिलेगा? तो मेरा सवाल नीतीश कुमार से है, मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से है कि आप क्या 13 करोड़ बिहार वासियों को मूर्ख समझते हैं? आपको ये मालूम था, इसलिए आपके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं या तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था या तो स्पेशल दर्जा दिया जाए या स्पेशल पैकेज दिया जाए। ऑप्शन तो आपने ही छोड़ रखा था और स्पेशल पैकेज मिला है तो आप पोम पीट रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बक्सर और भागलपुर वाला जो है उसके लिए नितिन गडकरी से पहले ही तेजस्वी यादव मिल चुके हैं। तमाम जो प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं वो पहले के हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि पीरपैंती में जो पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर ये भारी भरकम पैकेज जो 59,000 करोड़ को दिखाया है, स्पेशल पैकेज आपने बहुत अच्छा से समझाया अभिषेक जी कि स्पेशल पैकेज क्या होता है। एक मोटी एक मुश्त राशि होती है जो राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार अपने हिसाब से जो जरूरत है उसके हिसाब से खर्च करती है। जो तमाम योजनाएं हैं उसको यदि आप पैकेज में जुड़ा देंगे तो ये तो छलावा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के हालात में विपक्ष के नेता गायब हैं, तेजस्वी यादव गायब हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी जनता को मूर्ख समझने लगी है, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। और जनता, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता भी बार बार मूर्ख बनती है।
जी। आप जनता को मूर्ख बनने की और बनाने की बात कर रहे हैं कि राजनेता मूर्ख बना रहे हैं या जनता मूर्ख बन रही है। आज विधानसभा में एक दिलचस्प नजारा दिखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोल रहे थे तो यूं तो काफी संयमित थे, एक आध बार गुस्सा हुए, और एक महिला विधायक राष्ट्रीय जनता दल की रेखा पासवान जब कुछ कहने के लिए उनके भाषण के बीच में इंटरप्ट करने के लिए कुछ खड़ी हुई तो उन्हें रोकते हुए उन्होंने कहा कि अरे बैठो ना जी, आप महिला हो और 2005 के पहले महिलाओं को कोई आगे बढ़ाता था क्या? हो तो हम ही ना बढ़ाए हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को वो ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा जब हम और आप साथ थे तब हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उसके बाद आरक्षण के मुद्दे को भी आबादी के अनुपात में उसको रेशनलाइज किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उसको रेशनलाइज किया। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और 9th शेड्यूल के लिए केंद्र सरकार के पास भी हम लोगों ने दस्तक दिया। ये बात ऋषि जी बिल्कुल सही है कि बिहार में महिलाओं को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया उस काम को सारे लोग स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार करते हैं। 50% पंचायतों में आरक्षण, आंगनबाड़ी से लेकर के नगर परिषद तक, अति पिछड़ा महादलित तक की महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश, सरकारी नौकरियों में बिहार सरकार में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन बहुत समझदारी के साथ जाति जनगणना का क्रेडिट अकेले न लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल को भी देने का काम किया और आरक्षण बढ़ाने का। तो ये कौन सी राजनीति है? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? आमतौर पर राजनेता क्रेडिट देते नहीं है किसी को। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा एक ऑप्शन छोड़ के चलते हैं। नीतीश कुमार एक राजनीति में आज तक नीतीश कुमार कोई बड़ा बेस या बड़ा सामाजिक आधार न होते हुए भी आज तक बिहार की राजनीति में वो प्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि वो एक ऑप्शन छोड़ के चलते हैं। कभी राजद, कभी बीजेपी, कभी राजद। और उसके लिए वह, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब वो शिफ्ट करते हैं उसी समय वो एक और भूमिका तैयार करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मैं आप बताऊं, जैसे आरजेडी खेमा से वो बीजेपी खेमा में आए, तो जैसे ही खेमा शिफ्ट किए, उस खेमा शिफ्ट करते ही फिर उन्होंने आगे का फ्यूचर का पृष्ठभूमि तैयार करके रखते हैं। तो ये बयान उसी से जोड़कर देखना चाहिए कि ठीक है, पैकेज को लेकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर कर दी कि भाई बिहार को केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया। और कांग्रेस भी जिस प्रकार से हमलावर है, तमाम विपक्षी पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या राबड़ी देवी का भी बयान देखिए। तो देखिए, राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है, कांग्रेस ने जो बयान दिया है, वो नीतीश कुमार को सूट करता है। राबड़ी देवी ने क्या क्या कहा कि जो केंद्र क्या कही, केंद्र सरकार 3 पहिए पे टिकी हुई है और ये बजट 2 पहियों को बैलेंस करने के लिए दिया गया है। नहीं, राबड़ी देवी ने एक बात और कही है। राबड़ी देवी ने एक बात और कही है कि नीतीश कुमार अलग हो जाए भाजपा से, और उसके बाद उन्होंने कहा हमारी तरफ मत आए, अलगे रहे। ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये तो सबसे अच्छा होगा, ये बिहार के लिए सबसे अच्छा होगा। नहीं, लेकिन राबड़ी देवी कह रही है कि इधर हम लोग इधर नहीं आए, अलग ही रहे। नहीं, तो मैं नीतीश कुमार, देखिए मैं नीतीश कुमार का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार जो पलटी वाला खेल होता है बिहार में, उससे जनता को छुटकारा मिल जाएगा। चाहे वो पलटी कोई भी करवाता हो या करता हो, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैंडेट किसी और को दिए, सरकार किसी और के साथ है। ये जनता का जो मैंडेट है उसके साथ मजाक नहीं तो और क्या है अभिषेक जी। आप राजद जेडीयू का गठबंधन में सरकार में चुन के आते हैं, मन हुआ राजद को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़े, जनता ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मैंडेट दिया, नीतीश जी का मन थोड़ा गर्म हुआ, फिर इधर वो भाग गए। तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी, हाँ बोलिए। ऋषि जी, बिहार में पलटी मारने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं। जब जानते हैं वो लोग कि नीतीश कुमार की यही आदत है कि कभी एक को छिटका देंगे, दूसरे को अपने साथ रख लेंगे, कभी फिर उसको छिटका देंगे और फिर दूसरे वाले को अपने साथ रख लेंगे। ये गतिविधियां इन्हें मालूम है कि 2017 से यही खेल हो रहा है बिहार में। तो फिर भी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में उसमें फंसना नहीं। इनको भी तो सत्ता की मलाई खानी है, उनको भी सत्ता की मलाई खानी है। अरे सत्ता चाहिए ना, कुर्सी चाहिए ना, बिना कुर्सी के ये नहीं रह सकते हैं।
ये जो ढिंढोरा पीटते हैं, ये जो एक एक जो रावण का जो कौन हिरण था, मारीच हिरण की तरह जो रूप बदलते हैं नेता, हमारे नेता लोग, कि जनता के हित के लिए हमने सरकार गिरा दिया, या जनता के हित के लिए हम फन्ना गठबंधन में चले गए। जो आप नेताओं का सूची निकालिए ना, नेता बनने से पहले, विधायक बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले, सांसद बनने से पहले उनकी आमदनी और उनकी संपत्ति कितनी थी, और नेता बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी है। तो ये सब ढकोसला वाली बातें हैं कि जनता के लिए हमने सरकार गिरा दिया, जनता के लिए हमने इस गठबंधन से समझौता कर लिया, इस पार्टी से समझौता कर लिया। ये सब फालतू बातें हैं। सत्ता सबको चाहिए, और इसीलिए एक बड़ी खबर है, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई है। उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं आप? अब देखिए, मैं थोड़ा इस पे कांग्रेस से भी नाराज हो जाऊंगा, मैं थोड़ा कांग्रेस को भी तुरंत कर दूं। बेचारे श्रीनिवास मार खाने के लिए ही बने हैं बेचारे, इतना संघर्ष करते हैं, इतना प्रदर्शन करते हैं, और कांग्रेस कुछ नहीं देती है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया बस। जिसने पार्टी के लिए 2 डंडा नहीं खाया उसको राज्यसभा भेज देते हैं। ये बेचारे हर राज्य में, हर जिले में जाके संघर्ष करते हैं। इनको बेचारा पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना के सिर्फ संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। चलिए, आज वो पटना में उनको लाठी खानी पड़ी है, बिहार में विधानसभा के बाहर। अब बेचारे ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को अभी तक जिंदा कर रख रखे हैं। अब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को डिसाइड करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को जो पार्टी के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, आपको याद होगा अभिषेक जी, कोरोना काल में यह व्यक्ति कितना बेहतरीन काम किया था। अभिषेक जी, इस पर आपको बोलना चाहिए कि मैंने भी एक बार फोन किया। मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, एक मिनट, आपको आश्चर्य होगा, सत्तासीन पार्टी के सांसद इनसे मदद मांग रहे थे। मैंने एक पत्रकार की हैसियत से श्रीनिवास जी को फोन किया कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। तत्काल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की दवा मुहैया करवाई थी। ये बात मुझे अभी तक याद है, और मैंने खुद फोन किया था, जबकि उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई श्रीनिवास से। उसके पहले मेरी कोई मुलाकात श्रीनिवास से नहीं थी, बस मैंने फोन किया था। वो मुझे जानते थे, लेकिन मैंने कभी श्रीनिवास से न बात की है न कुछ, लेकिन मैं उस व्यक्ति, उस लड़के का मेहनत देख रहा हूं, जितना वो पार्टी और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर संघर्ष करता है। पार्टी को जो देना चाहिए था उनको, पार्टी अभी तक उनको नहीं दी है। अच्छा ऋषि जी, एक सवाल पर हम आते हैं, एक सवाल पर, चूंकि पुलिस को कम से कम प्रदर्शन के दरमियान इस तरह से लाठीचार्ज अंतिम विकल्प होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, उस पर इस तरह से बेरहमी से लाठियां तो नहीं बरसाई जानी चाहिए, ये गलत तरीका है। जब भीड़ बेकाबू हो, जब भीड़ प्रतिक्रिया देने लगे, तभी जाकर के इस तरह के बल प्रयोग की इजाजत प्रशासन को लेनी चाहिए, अन्यथा नहीं। मुद्दा दरअसल यह है ऋषि जी, आज बिहार विधानसभा में एक बात पर ध्यान दीजिएगा आप, नीतीश कुमार ने बहुत गहरे अर्थों वाली बात कही है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को इतने गहरे अर्थों वाली बात करते हुए मैंने 2-3 साल बाद देखा है, जिनके एक बयान में कई अर्थ छुपे होते हैं। जब नीतीश कुमार अपने पीक पर थे तो इस तरह की बातें बोलते थे, तब भी गुस्सा होते थे, लेकिन गहरे अर्थों वाली बात बोलते थे। आज उन्होंने कहा कि 2010 से हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं, और उस वक्त आप दोनों साथ थे, मतलब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस साथ थी, और आप सत्ता में थे, यानी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। तो आपने कहा दिया विशेष राज्य का दर्जा, जब कह रहे थे लोग कि आप उनके साथ हैं लेकिन आपको दर्जा नहीं मिला, आपने कहा विशेष राज्य का दर्जा दिया। क्या इस तरह का बयान जब नीतीश कुमार दे रहे हैं, और अब यदि कांग्रेस पार्टी को कहीं ये कहने के लिए वो मजबूर तो नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ हम आने को तैयार है, आप विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा कर दीजिए कि पहली कैबिनेट में दे देंगे? अब राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, दूसरी तरफ इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो राजनीति, नीतीश कुमार का राजनीति किस प्रकार का राजनीति है, मुझे मेरे समझ से परे है। तो भाई, या तो आप 59,000 करोड़ से खुश हो जाइए,
या फिर केंद्र सरकार पे दबाव बनाइए, आपके बलबूते सरकार चल रही है, तो फिर जनता को आप क्यों बेवकूफ बनाते हैं? ये झुंझुना जो राजद के जो विधायक कल विधानसभा में झुंझुना दिखा रहे थे, मेरा वही कहना है, झुंझुना क्यों आप दिखा रहे हैं जनता को? आप जनता को बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं? ये बेवकूफ बनाना छोड़िए, स्पष्ट आपका क्या लाइन है वो बताइए। एक तरफ आपके पार्टी और आपके नेता मंत्री सांसद बहुत खुश है। कल एक दिल्ली से एक बड़े पत्रकार ने फोन किया, ऋषि जी आप तो कुछ नहीं होगा। एक बड़े अखबार के बड़े संपादक ने फोन किया हमें कि ऋषि जी अब आपको क्या लग रहा है? भले अब कुछ नहीं हो, कुछ ये पैकेज उके से नीतीश कुमार संतुष्ट होने वाले नहीं है, और बयान आने के लिए तो अब कैमरा के सामने क्या बोलेंगे कि नहीं हमारा अपमान हुआ है, तो अपमान हुआ है तो बाहर जाइए, बैठे क्यों हैं? बाहर जाइए, गठबंधन से इस्तीफा दीजिए या पाला बदलवाइए, राजद को लाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, तो खुश हूं तो वो ये खुश होने से मत समझ लीजिएगा पाला बदलने में नीतीश कुमार फिर कोई दूसरा बहाना रखे हुए हैं रिजर्वेशन वाला। दूसरा स्क्रिप्ट तैयार है, पैकेज वाला मान लीजिए ठीक खत नहीं चला तो रिजर्वेशन वाला तैयार है। और सबसे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इस मुद्दे को पूरे बिहार में प्रदर्शन करनी चाहिए राजद को, और राजद के जो दुलारे युवराज जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं। कहाँ है पता नहीं, लंदन है कि दिल्ली में, मुझे जानकारी नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि लंदन में बैठे हुए हैं, यानी पटना में सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विपक्ष के नेता को इतना बड़ा मुद्दा मिला हुआ है और विपक्ष के नेता गायब है। क्या मतलब है? या तो आपके चाचा से साठगांठ है, या आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, घर बैठ जाइए, परचून का दुकान खोल लीजिए दोनों भाई। चलिए परचून के दुकान की बात पर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ऋषि जी एक चीज बताइए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विधानसभा के अंदर और बाहर जो बिहार के विपक्षी दल हैं, जिसमें राबड़ी देवी भी शामिल है विपक्षी नेता में राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में, चाहे राजद के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, नीतीश कुमार को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। वो सब कह रहे हैं एक तरह से कि अलग होइए, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। ये कौन सी राजनीति है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता के केंद्र में एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति को लेकर राजद वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तरफ खींचते हैं, कांग्रेस वाले कोशिश कर रहे हैं कि राजद के साथ हाथ मिल करके इनको वापस खींच कर लाया जाए। इस राजनीति में तो भाई मतलब हिंदुस्तान में, मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूँ ऋषि जी, ये राजनीति हिंदुस्तान की दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत। अरे कुर्सी, अच्छा बताइए ना, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, माल चाहिए। अब कितने, अब बुरा नहीं माना, दर्शकों को कहूंगा बुरा नहीं मत मानिएगा, निष्पक्ष पत्रकार हूं, जो दिल में मेरे भावना जगता है वो आपके सामने रख देता हूं। अब कितने यादव के बेटा लंदन में बेचारे छुट्टी मनाने जाते होंगे। तेजस्वी यादव यादवों के नेता है ना, पिछड़ों के नेता है। नीतीश कुमार हमारे लवकुश के नेता है। क्या किया है अपने समाज के लिए इन नेताओं ने? चिराग पासवान ने क्या किया है? कितने दलितों को टिकट दिया है? कितने गरीब दलित कार्यकर्ता को टिकट दिया है? किसको दिया है टिकट? अशोक चौधरी की बेटी को। किसको दिया है टिकट? अपने बहनोई को। किसको टिकट दिया है? गुंडा बैंक वाले। जैसे आप खबर अखबार में छपा था, अब कौन बैंक वाले हैं मैं नहीं कहूंगा, अखबार में खबर छपा था और उनका रिलेशन निकाला गया था। उस व्यक्ति को दिया आपने टिकट। किसको दिया? धनपशु बीना, जो धनपशु दिनेश सिंह, उनके पत्नी को टिकट दिया। आम कार्यकर्ता को दिया कहा? और कल मैं एएनआई में दिए गए इंटरव्यू उनका देख रहा था कि हमने युवाओं को बढ़ाया है। भाई किस प्रकार के युवा को बढ़ाया है नहीं कहेंगे तो आप फिर बैठने लायक नहीं रहेंगे। आपके अगल बगल बाएं दाएं कौन रहता है? चिराग पासवान का थोड़ा फोटो निकाल के देख लीजिएगा। ये मजाक है, ये मजाक है। और हमारे जो आज के जो सियासत है, आज देखिए ट्रंप पे हमला हुआ है। अमेरिका में जो अंडर सिक्योरिटी जो उनके जो हेड है उनको इस्तीफा देना पड़ा है। यूएस कांग्रेस सामने बैठा के उनसे सवाल किया है और उनको रिजाइन करना पड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? हमारे शहर में
या हमारे राज्य में पॉपुलर कौन है? यदि हमारे घर से कोई आईएएस निकलता है तो मेरे 5 घर के बाद भी कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरे पंचायत में कोई बाहुबली है तो पूरा जिला जानता है। ये यादव के बाहुबली हैं, ये भूमिहार के बाहुबली हैं, ये ब्राह्मण के बाहुबली हैं, ये पासवान के बाहुबली हैं। लेकिन कोई बगल में कोई बीडीओ बन जाएगा या केसरिया में ही अभिषेक जी के बगल में कोई एसडीएम बन जाएगा, अभिषेक जी नहीं जानते होंगे, लेकिन अभिषेक जी अपने एरिया के बाहुबली को जरूर जानते होंगे। क्या अभिषेक जी? तो इस प्रकार की जो सामाजिक सोच है, परिपाटी है, वो कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेलता है। हम चाइना अमेरिका बनना चाहते हैं, लेकिन सोच हमारी वही है। चाइना अमेरिका की बात कर रहे हैं, बिहार में ही केंद्रित रहते हैं फिलहाल। बिहार की राजनीति आपको किस दिशा में अभी जाती हुई दिख रही है? क्योंकि एक तरफ कल से एक फुटेज वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। पिछले 2-2.5 सालों में पहली बार मैंने देखा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखने वाले कोई मंत्री उनके आसपास नहीं थे। पैकेज के बाद जब नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर से निकल रहे थे और वहां उन्हें सुमित सिंह थे, कुछ संवाददाताओं ने घेर लिया। वहां आप देखिए कि न तो विजय चौधरी है, ना अशोक चौधरी है, संजय झा तो संसद था, वो दिल्ली में थे, ललन सिंह दिल्ली में थे, लेकिन जो आम तौर पर उनको घेरे रहने वाला ग्रुप है, उनमें से एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ये मनीष वर्मा इंपैक्ट है? क्या जेडीयू के अंदर पावर इक्वेशन बदल रहा है? क्या इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ये आपका सवाल है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। यदि होता तो फिर मनीष वर्मा को लेकर अशोक चौधरी के घर क्यों जाते हैं नीतीश कुमार? और वो सुमित सिंह जो कल दिख रहे हैं फुटेज में, वो अशोक चौधरी के ही शिष्य हैं, पैर छूते हैं उनका। देखिए, पहली चीज, सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और जिस दौर में अशोक चौधरी राजनीति में भी नहीं थे, नरेंद्र छोड़िए ना दौर, के पिता इतिहास में क्यों जाते हैं आप? नहीं, मैं वर्तमान में जिए ना। और सुमित सिंह को कौन लाया? सुमित सिंह को जेडीयू में कौन लाया? सुमित सिंह मंत्री, एक बात सुन लीजिए ना, इस बार जब नीतीश कुमार मंत्री बन रहे थे, चर्चा था कि अशोक चौधरी या संजय झा नाराज हैं। जब वो मीटिंग चल रही थी तो कौन था मीटिंग में? सुमित चौधरी नीतीश कुमार के घर पे थे या अशोक चौधरी के घर पे थे? जब मंत्री बन के आए तो मंत्री बन के आए, सुनिए, मंत्री बन के आए तो किसके पैर छुए? अशोक चौधरी के पैर छुए, नीतीश कुमार के पैर छुए? नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी जान लीजिए, सुमित सिंह और नीतीश कुमार के बीच में वो बॉन्डिंग है, जहां तक मेरी जानकारी है वो बॉन्डिंग है, उनके पिता नरेंद्र सिंह के जमाने से है। उसके लिए उनको अशोक चौधरी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अशोक चौधरी उस वक्त नीतीश कुमार के करीब थे, अभी भी कुछ लोग कहते हैं करीब है, कुछ लोग कहते हैं कि दूर कर दिए गए हैं। जेडीयू के अंदर पावर इक्वेशन अभी क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन पावर इक्वेशन मैंने कल भी ब्रेक किया था, कल या परसों, कल शायद प्रोग्राम नहीं हुआ था, परसों हमने ब्रेक किया था कि नीतीश कुमार की ये इच्छा है कि मनीष वर्मा को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया जाए, चाहे वो डिप्टी सीएम का पद हो या कोई महत्वपूर्ण विभाग उनको उनके जिम्मे दिया जा सकता है। वो विभाग गृह विभाग भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, काम का उन पे बोझ है। तो मनीष वर्मा नए पावर सेंटर जरूर बनते जा रहे हैं। यदि नीतीश कुमार को छोड़ दें तो 2-3 पावर सेंटर है, एक ललन सिंह है, एक विजय चौधरी है, एक संजय झा है, एक अशोक चौधरी है। तो उसमें इन तमाम पावर सेंटर में नया पावर सेंटर मनीष वर्मा का है। और मुझे लगता है मनीष वर्मा को जिस प्रकार से नीतीश कुमार महत्व दे रहे हैं, मुझे लगता है नीतीश कुमार के बाद यदि क्रमशः यदि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको यदि सजाएं, तो हम लोग बच्चा में पढ़ते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए इस संख्या को, तो नीतीश कुमार के बाद मुझे लगता है मनीष वर्मा ही पावर सेंटर बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजय झा से भी अधिक पावरफुल आने वाले दिनों में आप मनीष वर्मा के रोल को देखेंगे। तो मनीष वर्मा नो डाउट एक पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। और देखिए, कभी अशोक चौधरी से मिलना ना मिलना, संजय उनसे मिलना ना मिलना, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और मुझे लगता है ये लोग जो हैं, ये लोग ही, देखिए कल किसी नेता ने ये आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार खुद अब फैसला नहीं लेते हैं, कोई ऐसा अदृश्य ताकत है जो नीतीश कुमार से फैसला करवाता है। तो उनका जो एक मतलब हमला था, इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द बुन के उनका ये बयान था कि इन नेताओं, ये जो 4-5 नेता हैं, यही नीतीश कुमार पे दबाव बनाते हैं तमाम ऐसे निर्णय लेने के लिए। तो ये हो सकता है। तो नीतीश कुमार इन नेताओं से थोड़ा दूरी बनाने के लिए, एक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको,
एक चेकिंग पॉइंट जो उन्होंने लगा दिया है मनीष वर्मा के रूप में। यदि अशोक चौधरी को मिलना है नीतीश कुमार से तो मनीष वर्मा के थ्रू जाना होगा, विजय चौधरी को मिलना है तो मनीष वर्मा के थ्रू जाना होगा। एक चेक पॉइंट मैं समझता हूं, जहां तक एक चेक पॉइंट उन्होंने लगा दिए मनीष वर्मा को। जी आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं। क्या आपको लगता है बिहार की राजनीति में, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे यही लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के विधायकों को छोड़कर कोई भी पक्ष में नहीं है, सभी सत्ता पक्ष में है। चाहे राजद के विधायक हों, चाहे भाजपा के विधायक हों, जेडीयू वाले तो परमानेंट सत्ता पक्ष है बिहार में, अस्थाई सत्ता पक्ष है जेडीयू वाले में। तो इतना बड़ा जब सत्ता पक्ष बिहार में है तो बिहार की तरक्की, बिहार का पैकेज, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, बिहार से पलायन रोकने की कवायद, ये सारी की सारी सारे मामले धरे हुए क्यों रह गए? सभी तो सत्ता में ही है। जी आप लास्ट मोमेंट में मैं एंकर बनता हूं, आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। सवाल थोड़ा बहुत लंबा है, सुनिए। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। प्रति व्यक्ति आय इनकम 31,000 समथिंग है, जो पूरे यदि तमाम राज्यों के सूची में देखें तो सबसे निचले पायदान पे है। अभी 50,000 है। ये अभी 50,000 है, चलिए 50,000 है। तो आंध्र प्रदेश से तुलना कर ली, 2 राज्यों को विशेष पैकेज मिला है। तो आंध्र प्रदेश में कितना है, 2,70,000 या ऐसे समथिंग ऐसे करके है, और हमारा कितना है 52,000 के आसपास, 52,000 के आसपास है। तो 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में, 2005 से कितना हो गया 24, उतना साल कैलकुलेट कीजिए। नीतीश कुमार क्या काम किया उन्होंने बिहार के लिए? सिर्फ सुशासन बाबू, अन्ना बाबू हैं। 2005 से ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये कारण थे जब आप 2005 से सत्ता में थे। एक बात। दूसरी बात, आपने लेफ्ट की बात की, मेरे मन की बात आपने कह दी। अब मैं लेफ्ट के विधायकों का फैन हूं। मैंने देखा उस दिन स्टेशन पे कैसे लुंगी और गंजी में, लुंगी और शर्ट में पहुंच गए थे विधायक। किसी आम जनता को परेशान किया जा रहा था। कोई ट्रेन में उनको स्लीपर क्लास या एसी क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, वेटिंग टिकट वाले को। वो क्या नाम है उनका, जो लेफ्ट के विधायक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बहुत बड़े मार्जिन से, महबूब आलम, बिल्कुल लुंगी और शर्ट में ही पहुंच गए स्टेशन। है कोई ऐसा जेडीयू आरजेडी और बीजेपी का नेता कि आप फोन करें और जिस अवस्था में उसी अवस्था में चल दे? हमारे एक मिलने वाले जेडीयू के विधायक, मैं नाम लेता हूं, पंकज मिश्रा के यहाँ उनके आवास पे, घर पे किसी काम से गए तो वे ऐसे अखबार पढ़ रहे थे जैसे 1 बजे के बाद उनको पेपर देना हो, परीक्षा देना हो। 10-15 पेपर पढ़ गए बेचारे, 3 घंटा बैठे रह गए, अंत में बेचारे उदास होकर चले आए। वो बताए कि ऐसे वो विधायक जी पेपर पढ़ रहे थे जैसे उनको कल परीक्षा देना हो। तो महबूब आलम जैसे विधायकों को सैल्यूट करना चाहिए कि जनता के आवाज पे, जनता के एक मैसेज पे बेचारे जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में स्टेशन पहुंच गए। अब महबूब आलम का घर जाके देख लीजिए, आज भी फूस का घर है। अब कई टर्म से विधायक रहा है बेचारा। ऐसा नेता चाहिए, पंकज मिश्रा जैसा विधायक नहीं चाहिए जो 10 पेपर पढ़ ले, बेचारा जनता परेशान हो जाए। बेचारा कोई काम से गया था, ये सुन लीजिए, एक कोई फोन करवाने गया था बेचारा, यूनिवर्सिटी में कोई काम था बेचारे का, बेचारा फोन कर, वो बेचारे उन्होंने कहा कि भैया 10 पेपर वो पढ़ गए, लेकिन फिर भी वो नहीं पूछा कि क्या किस काम से आए हैं, जैसे कल परीक्षा देना हो उनको 1 घंटा बाद। ऋषि जी, आपने मेरे मन की बात कह दी, सुन लीजिए, नहीं आप थोड़ा 5 मिनट बढ़ाइए कार्यक्रम को, मेरे मन की बात आपने कह दी। तो महबूब आलम जैसे विधायक चाहिए। आज भी मैं दर्शकों को कहूंगा, महबूब आलम के घर पे जाइए, उनके रहन सहन में कोई बदलाव आया हो, उनके घर में कोई बदलाव आया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तमाम उन विधायकों को घर देख लीजिए, जहां फूस का घर था वहां कोठी बना हुआ है, जहां 1000 रुपया जेब में नहीं था आज 1000 करोड़ का मालिक बना बैठा है। ऐसे विधायक चाहिए आपको। नीतीश कुमार नहीं जानते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं, राहुल गांधी नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि जी आप। और कार्यक्रम के अंत में अपने दर्शकों को मैं ऋषि जी की भावना को व्यक्त करने के लिए अदम गोंडवी की एक कविता को उधार लेकर, उनकी कुछ पंक्तियों को उधार लेकर मैं कहता हूँ, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, रामराज आया है विधायक निवास में। ये अदम गोंडवी ने कहा था। और वाकई इस देश के जनप्रतिनिधियों के यही हालात है कि आम जनता की जिंदगी ये है कि भेड़ बकरियों की तरह जनरल बोगियों में लदाकर, स्लीपर बोगियों में लदाकर चलना है
और हमारे नेताजी चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। यही इस देश की हकीकत है। और 20 रुपए वाला मिनरल वाटर नहीं, 300 रुपए वाला मिनरल वाटर का बोतल वो खरीदते हैं और पीते हैं। आमतौर पर सभी देखते रहे। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं? 2 सेकंड लूंगा क्षमा के साथ कि एक जिले के डीएम, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे परिचित हैं वो, एक जिले के डीएम वो नगर निगम वाले जंग लगा हुआ टैंकर में पानी परोसते हैं शिक्षकों को जो इलेक्शन में ड्यूटी में जा रहे थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया है कि भाई आप ऐसा कुव्यवस्था क्यों कर रखे हैं डीएम साहब, तो नहीं हम प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं। और संयोग से उसी टेबल पे वो बिस्लेरी प्लास्टिक वाला बोतल पानी रखा हुआ था जो पानी वो खुद पी रहे थे। वो पिएंगे बिस्लेरी का पानी, डीएम पिएंगे बिस्लेरी का पानी, और जो बेचारे चुनाव की ड्यूटी में जा रहे थे उनको नगर निगम का जंग लगा हुआ टैंकर का पानी पिलाया जा रहा था। तो ये हालात है। जनता मालिक है। मैंने कहा ना, गांधी मैदान का मंच देखते हैं ना कितना ऊंचा होता है, और सब जब नेता वहां से क्या क्या कहते हैं, जनता मालिक। जनता उस थूक में बैठा होता है। वो रजनीगंधा पान पराग का जो थूक गांधी मैदान के मैदान में होता है उसमें नंग धरंग बैठे होते हैं जनता। और जो जनता का नौकर है वो एसी पंखा तरह तरह का लगा होता है मंच पे, और वो देखते हैं मसलिन और लिलिन वाला कुर्ता पहन के नेता भाषण देते रहते। जनता को ये अच्छा लगता है। चलिए, हमारा काम है बोलना, हमारा काम है चिल्लाना, बीपी हाई कराना, क्योंकि ये सब सुनते हैं तो बीपी हाई हो जाती है। लेकिन जनता फिर वही करती है, हमारे चिल्लाने से या आपके बोलने से कुछ होता नहीं है। तो जनता जनार्दन को प्रणाम है मेरा। धन्यवाद। आज आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, आज के जमाने में नेताओं की स्थिति यह है कि दुनिया चांद पर और मंगल ग्रह पर जा रही है, तरक्की की बात जमीन तक करने की हो रही है, लेकिन हमारे नेता लड़ाकू विमानों में कोई नींबू मिर्ची लगा रहे होते हैं, तो कोई कहीं जाति के आधार पर जाति गणना कराकर अलग तरीके की सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज की तारीख में लोकतंत्र का वो दीवा स्वप्न है, जिस दीवा स्वप्न के सहारे जनता को भी टहलाया जाता है। और राजनेता तो खैर, लुटियंस दिल्ली को देख करके जो गांव का गरीब आदमी आता होगा वो लुटियंस दिल्ली को देखता होगा। ऋषि जी, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन या मंत्रियों के जो आवास है, आपको याद है ना, दिल्ली के आवास के सामने फीके हैं ऋषि जी। हालांकि रामविलास पासवान, सुन तो नहीं, हालांकि रामविलास पासवान जनता से जुड़े हुए नेता थे, लोगों को मदद करते थे, लेकिन वो दलित नेता थे। और उनके यहाँ था उनके यहाँ जैसे अकबर के दरबार में था दो दरबार हुआ करते थे, उसी तरह रामविलास पासवान के यहाँ 2 दरबार हुआ करते थे। एक दरबार आम, हाँ, दीवाने आम दीवाने खास, समझ सकते हैं। ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि भारत में लुटियंस दिल्ली जो आप देख रहे हैं, जहां तमाम तरह के राजनेता रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उस लुटियंस दिल्ली जैसी व्यवस्था न तो ब्रिटेन में है राजनेताओं के रहने के लिए उतनी शाही व्यवस्था, और न ही अमेरिका में। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान इतना गरीब क्यों है, इसका अंदाजा लुटियंस दिल्ली के शाही मैं तो कहूंगा अभिषेक जी, मैं तो कहूंगा लास्ट में, नेता तो चाहिए महबूब आलम की तरह। आज भी देखिए 10 साल विधायक हो गया बेचारे का, आज भी घर वही है, वही कुर्ता है, वही पैजामा है, वही जुनून है जनता के काम करने की। ठीक है। तो बिहार की राजनीति में जो हो रहा है बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। मुख्यमंत्री एक तरफ केंद्र सरकार को, निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि 59,000 करोड़ रुपया दिया, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कि जब आपके साथ थे तो जाति जनगणना करके आरक्षण भी बढ़ाया था। ये भी कह रहे हैं कांग्रेस और राजद की तरफ कि आप दोनों लोग एक थे, तब भी आप लोग 4 साल सत्ता में थे, जब से हम मुद्दा उठा रहे हैं 2010 से 14 तक वही लोग थे, आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और इस बयान में एक साफ संकेत है कि अभी भी तो कह दीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा हम आते ही दे देंगे पहली कैबिनेट बैठक में, ताकि हमारे पास भी भागने का मौका रहे, हमारे पास भी विपक्ष परिवर्तन कराने का मौका रहे। तो ये संकेत जब बिहार के मुख्यमंत्री मिक्स सिग्नल देते हैं तो तय मानिए कि दिल्ली दरबार के कान भी खड़े होते हैं। अब नीतीश कुमार कान खड़े करवाने में माहिर है। वैसे राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार से ज्यादा अलर्ट पॉलिटिशियन उत्तर भारत में तो नहीं दिखता है, और इतने अलर्ट रहते हैं कि सत्ता कम से कम अपनी 20 साल से रिवॉल्विंग चेयर नहीं बनने दिए, सत्ता के ऊपर खुद बरकरार है।
मंत्रियों को रिवॉल्विंग चेयर, डिप्टी सीएम को रिवॉल्विंग चेयर जरूर बना दिया। तो आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।